IBN 7 हौसला है। एक बार फिर आपका IBN 7 में स्वागत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 118वीं जयंती है। पूरा देश उन्हें दिल से याद कर रहा है, उनको नमन कर रहा है। लेकिन हर किसी के जहन में यह सवाल आज भी ताजा है कि नेताजी की मौत कब, कहां और कैसे हुई। नेताजी से जुड़े रहस्यों पर से पर्दा हटाने का वादा करने वाली बीजेपी अब सरकार में आ चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपने वादे भी भूल चुकी है और शायद नेताजी को भी भूल चुकी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर नेताजी को नमन तो किया, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार नेताजी की इस बरसी के दिन उनको याद करना नहीं चाहती। किसी भी अखबार में कोई भी विज्ञापन आज नेताजी के नाम का नहीं छपा है, जो दिखाता है कि क्या बीजेपी में नेताजी को लेकर उदासीनता आ गई है। पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 118वां जन्मदिन मना रहा है। सरकार भी नेता की जयंती पर उन्हें याद कर रही है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नेताजी को नमन किया। सुभाष बाबू का संगठन और नेतृत्व कौशल असाधारण था। वो एक ऐसे अभूतपूर्व व्यक्तित्व वाली शख्सियत थे जिनके लिए देश का कल्याण सर्वोपरि था। उनकी वीरता, साहस और देशभक्ति के प्रति उनका उत्साह हमें प्रेरणा देता है। उनकी जयंती के अवसर पर मैं भारत के वीर और गौरवशाली पुत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करता हूं। नेताजी का जन्म 118 साल पहले 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उनका जन्मदिन तो सबको मालूम है, लेकिन नेताजी की मौत कब हुई, कैसे और कहां हुई, इसका सही जवाब शायद सरकार के पास भी नहीं है। केंद्र में सत्ता पाने से पहले तक बीजेपी लगातार दावे करती रही कि वो नेताजी के सभी रहस्यों से पर्दा हटाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बनते ही वो अपने वादे भूल गई। एक आरटीआई के जवाब में केंद्र सरकार ने फाइलों में दर्ज नेताजी का सच बताने से साफ इनकार कर दिया। सरकार ने तर्क दिया, अगर इन फाइलों में दर्ज जानकारी सार्वजनिक की गई तो एक देश के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। There is subject matter of those 41 files, but they have declined to give copies of those files, and they have cited exemption clause 81A, quoting that revealing copies of files may adversely affect, prejudicially affect relations with foreign countries. नेताजी की मौत बीते 70 सालों से एक रहस्य है, एक ऐसी पहेली जो जितनी सुलझती नजर आती है, असल में उतनी ही उलझ जाती है। माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को जापान से रूस जाते वक्त नेताजी का विमान ताइवान में हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में बुरी तरह जख्मी नेताजी ने बाद में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हालांकि इस दावे पर भी सवाल उठते रहे हैं। पुराना जो फाइल होता है वो सब ओपन करना ही अच्छा डिसीजन होगा, लेकिन सरकार बता रहा है कि ये कुछ फाइल ओपन करने से और एक कोई राष्ट्र से रिश्ता खराब हो सकता। हमारा एक सजेशन है, एक सोल्यूशन है, पब्लिक करने का आगे आप तब संसदीय जो कमेटी है एक्सटर्नल अफेयर्स का, उनको दिखा दीजिए, उनको विचार करने दीजिए कि रिश्ता खराब होने का कोई चांस है कि नहीं। मौत से जुड़े विवाद के चलते ही 1992 में नेताजी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जा सका। नेताजी से जुड़े सवाल आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस वक्त इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज शर्मा मेरे साथ हैं। अहमदाबाद से बीजेपी के नेता जय नारायण व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भुवनेश्वर से फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव देवव्रत विश्वास साहब मेरे साथ हैं। और लखनऊ से हमारे साथ है लेखक अनुज धर, जिन्होंने नेताजी की जीवनी लिखी है। अनुज जी, क्या नेताजी की मौत को लेकर आप अपनी फाइंडिंग्स में, अपनी उस किताब लिखने की कोशिश के दौरान पता लगा पाए कि कहां गए नेताजी, आखिरी दिनों में कहां थे?
सुमित, मेरी किताब नेताजी रहस्य गाथा सिर्फ नेताजी की मृत्यु के बारे में ही, उनकी जीवनी नहीं है। मुझे ये समझ में आता है कि पिछले 10-12 सालों में बहुत सी चीज़ें जो पहले क्लियर नहीं थी अब क्लियर हो गई, हमारे सामने आ गई हैं। आपके सामने आज टेबल पे सिर्फ 3 थ्योरियां हैं। पहली थ्योरी, नेताजी का देहांत एक प्लेन क्रैश में हुआ ताइवान में 1945 में। थ्योरी नंबर 2, जिसको डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी आजकल बताया कि वो रूस में थे उनकी सो कॉल्ड मृत्यु के बाद में, और वहां उनको मार दिया गया और पंडित जी का इसमें कोई हाथ था। तीसरा इसमें जो पहलू निकल के आता है कि फैजाबाद में सन 85 में एक कोई गुमनामी बाबा नाम के कोई अजीब से साधु थे, उनकी मृत्यु हुई और लोगों ने कहा कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो आज हमारे सामने ये 3 ऑप्शन है, इसमें से एक आपको चूज करना पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि पहला ऑप्शन तो आउट है और सेकंड ऑप्शन आधा ठीक है। आधा ठीक है मतलब? आधा ठीक है मतलब कि उनके रूस में जाने के, देखिए नेताजी, पहली बात तो वहां कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं। वहां की गवर्नमेंट ने मुझे 2003 में बताया कि वहां कोई उस पूरे महीने में प्लेन क्रैश नाम की कोई चीज नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, इंटेलिजेंस की फाइल जो आज अवेलेबल हो गई है हिंदुस्तान में बाहर, उसे मालूम चलता है कि सुभाष बोस को मालूम चल गया था कि लड़ाई वो हारने वाले हैं, जापान जो उनकी मदद कर रहे थे, और उनके पास में रूस के अलावा जाने कहीं और कोई रास्ता नहीं था। तो रूस में जाने की प्लान उन्होंने बहुत पहले से बना ली, और इनफैक्ट एक रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि दिसंबर 44 में वो सीक्रेटली रूस गए भी थे। और वहां पे जो प्लेन क्रैश जिसकी हम बात करते हैं वो प्लेन, नेहरू जी का रोल थोड़ा आगे आता है, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता उस टाइम पे, क्योंकि जब उन्होंने प्लानिंग जो नेताजी की भागने की रूस की थी वो उनकी खुद की थी, जापानी ने उनकी मदद करी। पूरी कहानी है वो सिर्फ वर्बल लोगों के स्टेटमेंट पे आधारित है, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं। पंकज जी, 5-6 लोगों ने आके बोला कि प्लेन क्रैश हुआ, नेताजी जी एक रिएक्शन लेता हूं मैं पंकज शर्मा का, कांग्रेस के प्रवक्ता का। उसके पहले रिएक्शन लूं, मैं एक स्टेटमेंट दिखाना चाहूंगा जो कि आजकल सुब्रमण्यम स्वामी बार बार कहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमारे पास जो दस्तावेज है उनके मुताबिक सुभाष चंद्र बोस ने अपनी मौत का झूठा नाटक रचा था और वो बचकर चीन के मंचूरिया पहुंच गए थे। मंचूरिया उस वक्त रूस के कब्जे में था। बोस ने सोचा था कि रूस उनकी मदद करेगा, लेकिन स्टालिन ने, जो कि उस वक्त रूस के मुखिया थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने सर्बिया में उनको जेल में डाला और 1953 में स्टालिन ने सुभाष चंद्र बोस को फांसी दे दी। और आगे भी कहते हैं, जो बात अब सामने आती है, इल्जाम लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू के इशारे पर सब कुछ हुआ। कुछ कहना चाहेंगे पंकज शर्मा इन तमाम थ्योरियों के पीछे? अब ये निराधार और निरर्थक बातों पर क्या कहा जाए। सुब्रमण्यम स्वामी जी के पास अगर कोई ऐसे दस्तावेज है तो वो उनको जारी क्यों नहीं कर देते हैं? 2 आयोग बैठे, खोसला आयोग बैठा, मुखर्जी आयोग बैठा, दोनों आयोगों ने नेताजी की मौत की जांच की है। और किसको ये जानकर खुशी नहीं होगी अगर इस रहस्य से पर्दा उठे कि आखिर नेताजी कब तक जीवित रहे, वहाँ कोई प्लेन क्रैश हुआ था या नहीं हुआ था, नेताजी की मौत कैसे हुई। इस रहस्य पर पर्दा कौन डाले रखना चाहेगा? पूरा देश ये जानकर खुश होगा कि आखिर नेताजी कब तक जीवित रहे। लेकिन इस तरह की निराधार और निरर्थक बातें कहना और उसमें ये तक कह देना कि नेहरू जी की उसमें कोई भूमिका थी। अगर सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात को सही भी मान लिया जाए कि स्टालिन ने उनको साइबेरिया की जेल में रखा और नेताजी को बाद में फांसी दे दी गई या किसी और तरह से उनको मार दिया गया, तो अगर इस तरह के कोई दस्तावेज सुब्रमण्यम स्वामी के पास हैं तो उसमें नेहरू जी की क्या भूमिका हो सकती है? ठीक है। और नेहरू जी की अगर कोई भूमिका है तो सुब्रमण्यम स्वामी जी बता दें। सुब्रमण्यम स्वामी जी जिस तरह की बातें करते रहते हैं, देवव्रत विश्वास, मैं आपको डिबेट में लाना चाहूंगा। क्या कहेंगे आप सुभाष चंद्र बोस की मौत के बारे में जो रहस्य है, क्या उससे कभी पर्दा उठेगा? देखिए, ये आज पूरे देश के लिए और देशवासी के लिए हताशा का दिन है। सब कोई ये मान के बैठे थे कि आज के दिन ये जो नया सरकार आई है वो इसको मर्यादा से घोषणा करेगी कि देश प्रेम दिवस के रूप में घोषणा किया जाएगा। दूसरा बात यह है, मुखर्जी कमीशन का जब रिपोर्ट सदन के अंदर रखा गया, उस समय जो मुखर्जी आयोग ने बोल दिया 18 अगस्त 1945 कोई विमान हादसा नहीं हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय हम लोग मिस्ट्री ऑफ नेताजी डिसअपियरेंस जो 1000 पेज का डॉक्यूमेंट उनको दिए थे जी, उससे वो संतुष्ट होकर के ही मुखर्जी कमीशन बैठाए थे जी हाँ। और उस मुखर्जी कमीशन को कांग्रेस की सरकार ठुकरा दिया। उस समय सदन के अंदर भाजपा के नेतागण दोनों सदन में
मुखर्जी कमीशन का रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए उन जोर लोग डाल रहे अपना थे। भाषण में बोले थे। लेकिन आज बात इस जगह पर आया जे चुनाव के दरमियान आज बीजेपी इस मामले में अपने रुख से पलटती दिखाई देती है। जननारायण व्यास, गंभीर इल्जाम लगता है कि बीजेपी ने एक वक्त पे ये कहा था कि सुभाष चंद्र बोस को लेकर, उनकी मौत को लेकर जो तमाम रहस्य हैं, हम अगर सरकार में आए तो उससे हम पर्दा उठाएंगे। और आप जब आरटीआई आपकी सरकार के दौरान आती है तो आप मना कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे, एक देश के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। तो बीजेपी की डबल स्पीक क्यों है? सरकार, देखिए सुमित जी, दो चीजें इसमें हमें सोचनी होगी। एक तो जहां तक नेताजी का सवाल है, पूरे देश की भावनाएं नेताजी के साथ जुड़ी है और हर भारतवासी ये जानना चाहेगा कि आखिरकार ये पूरा राज क्या है। ये भावना से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी ने ये जो जनभावना है उसकी अभिव्यक्ति उसके समय की थी। अब जब आप सरकार चलाने बैठते हैं तब और भी प्रश्न जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, मैं मानता हूं कि ये पूरी जो फिसाद है उसकी जड़ ये है कि जब ये हादसा हुआ उसके तुरंत फौरन जो सरकारें थी वो सरकारों ने उसको उस पर दिलचस्पी लेके जो भी उसको करना था करके जननारायण जी, इसको अंजाम दिया। जननारायण जी, तो आप ये मान रहे हैं कि आपने चुनावों में मुद्दा कुछ और बनाया और अब जब आप सरकार में आ गए हैं तो अब आप वही भाषा बोलेंगे जो कांग्रेस बोलती थी? नहीं, ये बात नहीं कहूंगा मैं एग्जैक्टली, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो न्याय की बाबत में कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपने इतनी पूरी इसमें समय लगा दिया है कि अब जो जिस तरह की संवेदनशीलता है इसके साथ खड़ी होनी नहीं चाहिए थी शायद। अगर फौरन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी जांच, मैं मानता हूं जो बात कांग्रेस ने की होगी, कांग्रेस ने लापरवाही बरती होगी, जो सरकारें रही उन पर साफ सवाल खड़े होते हैं। लेकिन क्या बीजेपी इस आरोप से बच सकती है कि आप चुनाव जीतने के लिए कुछ और नारा देते हैं और सरकार बनने के बाद कन्नी काट लेते हैं? ये बात ठीक है क्या? देखिए, ये बात आप अगर तार्किक रूप से देखें तो मैं कहूंगा कि यही तर्क का जवाब होगा कि ये बात ठीक नहीं है। मगर आपको वास्तविकता में देखना होगा कि जब आप बाहर हैं, आपको पता नहीं है किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस इसमें खड़ी हुई है और आप सिर्फ भावना से जुड़कर बात करते हैं, तो मैं मानता हूं कि ये बात करना लाजमी है, बात की होगी। जननारायण व्यास सुन रहे हैं आप? अनुज आऊंगा मैं आपके पास। पंकज शर्मा, ऑपरेशन थिएटर में हो चुके हैं कि स्टेज पे ऑपरेशन। पंकज शर्मा, लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा है। होगा अब आगे। पंकज शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी सरकारों ने क्यों लापरवाही बरती? आप क्यों इस पूरे मामले में पर्दा डाल के रखना चाहते थे? कौन पर्दा डाल के रखना चाहता था? दो आयोग बैठे, जांच हुई, कोई पर्दा डाल के नहीं रखना चाहता था। और यही तो हम लोग शुरू से कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में रहते हुए जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभानी चाहिए। आज क्या हुआ? जो कांग्रेस की सरकार कहती थी कि इस मामले की कुछ फाइलें सार्वजनिक नहीं की जा सकती, वही बात भारतीय जनता पार्टी को कहनी पड़ रही है। 29 फाइलें हैं जो विदेश मंत्रालय में पड़ी हैं, 60 फाइलें थी प्रधानमंत्री कार्यालय में, उनमें से सिर्फ 2 को इन्होंने आर्काइव में भेज पाई है, तो बाकी फाइलें ये भी नहीं भेज पाए। कई मामले ऐसे होते हैं देश से जुड़े हुए जिनको किसी भी सरकार को गंभीरता से लेना पड़ता है और जिम्मेदारी से अपना काम करना होता है। आप दोनों मेरे साथ रहिएगा। तो बात हो रही थी कि क्या नेताजी की आखिरी दिन सर्बिया में बीते, क्या वहां पर उनको फांसी लटकाया गया? अनुज, आप कुछ बोलना चाह रहे थे और मैं आपसे ये रिएक्शन भी चाहूंगा, क्या इस सरकार से एंटिसिपेटेड था कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी भी वही काम करेगी जो कांग्रेस कर रही थी? देखिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए। पहली बात तो ये 2-3 बातें यहाँ रेस की गई कि कोई इंक्वायरी नहीं हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। बिल्कुल इंक्वायरियाँ हुई थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीमें गई थी, उनके रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। बड़ी मुश्किल से आपने 97 में वो डिक्लासिफाई किए। कुछ रिकॉर्ड अमेरिका में है, कुछ रिकॉर्ड आपके यूके के अंदर अवेलेबल हैं। आपने बड़ी मुश्किल से जाके, मैंने कहा ना कि आप देने को कुछ तैयार नहीं थे। दूसरा, ये किसी सज्जन ने बोला कि साहब हमने इंक्वायरियां करवाई थी, आपने इंक्वायरी नहीं करवाई थी, आपकी कनपट्टी पे बंदूक रखी गई थी। शाहनवाज कमेटी नाम की कमेटी तब बनाई गई जब आपको धमकी दी गई थी कि अगर आप कमेटी नहीं बनाते हैं तो एक सिविल सोसाइटी कमेटी बनाई जाएगी, उसका जज ऐसा आदमी बनेगा जिसकी जापान में बहुत इज्जत थी। और ये बोला जाता है कि शाहनवाज खान जो आईएनए में थे, शाहनवाज खान आईएनए में सिर्फ 2 साल थे, उसके बाद सारी जिंदगी वो कांग्रेस पार्टी के एमपी और मिनिस्टर थे, वो एक कांग्रेस का आदमी था। वो प्लीज उसको आईएनए का भी मत बोलिए। जस्टिस खोसला एक निहायत ही, आप मुझे बताइए, ऐसा जज जो बैठ के प्रधानमंत्री की बायोग्राफी लिखे और जिसके बारे में उल्टे सीधे बयानात इतिहास की किताबों में दर्ज है,
उसकी इंक्वायरी की क्या वैल्यू है? ये पॉलिटिकल प्लान था, इन्होंने इशू को दबाया कांग्रेस ने बड़ी बुरी तरह से। उसके अब डाटा मिल सकता है। पंडित नेहरू को 1956 मेरे सवाल पे आइए, बीजेपी वही काम करेगी जो कांग्रेस करेगी? सवाल बीजेपी की हवा थोड़ी, मेरे को लगता है कि इन्होंने पहले बोल दिया, लेकिन इनको शायद इनको मालूम नहीं था ये इशू कितना बड़ा है। और आप जो ये जो पूरी बात है कि बीजेपी भूली नहीं है, ये लोग डर गए हैं। अगर सरकार इस बात को भूल चुकी होती तो 150 से ऊपर फाइलें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। हमने 2006 में इनसे पूछा था, तो गृह मंत्रालय ने हमको कारण बताया कि क्यों फाइल पब्लिक वो अपनी नहीं कर सकते। कारण दिया गया था इंग्लिश में कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी सारी कंट्री में, खासकर वेस्ट बंगाल, ये रीजन वहां से आ रहा है। मैंने विदेश मंत्रालय से 2009 में पूछा था कि जो सोवियत रूस से आपकी बातचीत वही बात निकल के सामने आ रही है कि देश में उस वक्त ये नहीं कहा जा सकता था। देवव्रत विश्वास साहब, क्या हमारा देश इतना कमजोर है कि आज की तारीख में अगर कोई रिपोर्ट सामने आती है तो दो मुल्कों के संबंध खराब हो जाएंगे, देश के अंदर अव्यवस्था फैल जाएगी? क्या इस हद तक हम लोग कमजोर हैं, हमारी सरकारें कमजोर हैं? देखिए, वैदेशिक नीति में कोई स्थायी रूप में दोस्त और दुश्मन नहीं रहता है। और सच्चाई आने के लिए अगर हिंदुस्तान सच्चाई को सामने ले आए, इसमें किसी के साथ दुश्मनी होने का कोई बात नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से देश का रिश्ता बदल गया, बिल्कुल, ये इतिहास है। असलियत ये है कि हिंदुस्तान की नेतागण, जो लोग नहीं चाहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आखिर क्या हुआ वो सामने आए, इसके कारण इसके पीछे उसका निहित स्वार्थ है जी। सच्चाई को सामने नहीं ले आने निहित स्वार्थ है। पंकज शर्मा, पंकज शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बात अभी अनुज धर भी कह रहे थे, नेताओं का निहित स्वार्थ है और इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोग, क्या मेरे सवाल का मैं जानना, क्या हमारी सरकारें इतनी कमजोर हैं कि अवस्था फैल जाएगी तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? कि ऐसा व्यक्ति जो देश का हीरो रहा। नहीं, कोई सरकारें कमजोर नहीं है। और ये सिर्फ अनुज धर जी कह दें या कोई जयनारायण व्यास जी कह दें या कोई विश्वास जी कह दें, उनके कहने से नहीं होता है। फिर क्यों नहीं बात करना? अब मैं अभी सुन रहा था धर जी की बातें, वो शाहनवाज खान साहब के बारे में जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो तो उनको शोभा नहीं देता। इसका आदमी था, उसका आदमी था, आईएनए का नहीं, कांग्रेस का आदमी था। अरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1938 में। आईएनए और कांग्रेस कोई अलग अलग थोड़ी थी। ठीक है कि देश को आज़ाद कराने के तरीकों को लेकर गांधी जी में और सुभाष चंद्र बोस में आपस में थोड़ी कुछ असहमतियां थीं। एक अहिंसा की राह पर पूरी तरह चलना चाहते थे, दूसरा चाहते थे कि नहीं, इस तरह की आज़ाद हिंद फौज बनाकर भी कुछ करना चाहिए। दोनों तालमेल से अपना काम हो रहा था। अब अगर अनुज धर जी के पास में कोई ठोस जानकारी है तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? इस तरह की ये तो शोभा नहीं देता है। बिल्कुल। एक लास्ट कमेंट जयनारायण व्यास, मेरा वक्त की कमी है, लेकिन मैं आपसे व्यास साहब ये जानना चाहूंगा, आखिरकार क्यों आज तमाम अखबारों में सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए सरकार की तरफ से विज्ञापन छपे, क्यों नहीं? देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जहां तक सवाल है, मैं नहीं मानता कि जिस तरह से बातें की जा रही थी कि वो ये पार्टी से जुड़े थे, वो पार्टी से जुड़े थे, वो संकुचित दायरे में वो जो राष्ट्र के राष्ट्रीय पुरुष है, इनको नहीं रखना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस से हमारी सबकी भावनाएं जुड़ी है। वो कहां थे, कौन किस समय, फिर आपकी सरकार क्यों भूल गई? वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है। सरकार क्यों भूल गई? हो सकता है महात्मा जी के साथ उनके कुछ डिफरेंसेस रहे हो। जी, आज मैं सुमित जी सुन नहीं पा रहा हूं आपको ठीक से। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं शुक्रिया करूंगा जयनारायण जी, पंकज जी, देवव्रत जी, अनुज धर साहब। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है कि देश की जनता जानना चाहती है कि उसके प्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस के साथ आखिरकार हुआ क्या था और क्या ये रहस्य है और क्यों इस रहस्य को और बढ़ाया जा रहा है। आखिर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि वो तमाम रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देगी, वो आज डिफेंसिव पे जब सरकार बन चुकी है? क्या मजबूरियां हैं सरकारों की? क्या ये भी कोई रहस्य है? इन तमाम चीजों के बारे में देश की जनता आज जानना चाहती है।